हेलो दोस्तों आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट जो अलग अलग स्कूलों में होते हैं उनके सॉल्यूशंस आज हम करेंगे। ये एक पीरियोडिक टेस्ट मेरे पास है, इसको यूनिट टेस्ट भी कह सकते हैं। ये गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल का पेपर है, इसी साल का पेपर है और ये पेपर हम सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है भाई, तो ये काफी अच्छा पेपर है। 11 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं और जो सिलेबस रहा है इस पेपर का वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पहला चैप्टर है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो पूछा गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम पूछा गया है और एक आध क्वेश्चन बैंकिंग से भी है। ठीक है जी, तो ये पेपर अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछा गया है वो है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय डैश इज कंसीडर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट। क्वेश्चन जो है वो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाले चैप्टर से है। कह रहा है ऐसे 4 ऑप्शन भी इसमें दिए हुए हैं, कौन सा ऐसा इकोनॉमिस्ट है जिनकी नेशनल इनकम को सबसे अच्छा माना गया है। तो इस बच्चे ने भी सही आंसर दिया है, वी के आर वी राव वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने सबसे अच्छा, सबसे सिग्निफिकेंट नेशनल इनकम का एस्टिमेशन दिया था। तो आंसर लिख देते हैं। आंसर 1 जो इसका है वो है सी, वी के आर वी राव। ठीक है भाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी कि ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है इसका मतलब होता है कि जो घटना सबसे पहले हुई है उसको पहले लिखना है, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, फिर सबसे बाद वाली। ठीक है, एक तरह से मैथमेटिक्स में असेंडिंग ऑर्डर से बोलते हैं, वो आप कह सकते हो। ये मतलब जो सबसे पहले हुई उसको पहले लिखना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें काफी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले मैं आपको करा देता हूं ये क्वेश्चन। तो आंसर 2 कर रहे हैं हम। आंसर 2 देखिए भाई, इसमें लिखा हुआ है नंबर 1 पर लिखा हुआ है टिस्को की स्थापना कब हुई थी। टिस्को की स्थापना हुई थी भाई 1904 में, सॉरी 1907 में हुई थी। 1907 में हुई थी। दूसरे नंबर पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है फर्स्ट सेंसस जो इंडिया में हुई थी, अंग्रेजों ने कराई थी 1881 में कराई थी। तीसरा जो पॉइंट है इसका वो है ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल भाई, स्वेज कैनाल 1869 में ओपन हुई थी, इजिप्ट के रास्ते में ये हुई थी, आप जानते ही होंगे। नंबर 4 पर जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, तो 1850 1850। ठीक है भाई, तो अब इसका जो ऑर्डर बनेगा, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा वो बनेगा सबसे पहले नंबर 4, ये देखिए 1850 है तो बनेगा 4, फिर यही आएगा 3 2 और 1, 4 3 2 1, यह है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 जो आंसर 3 है इस क्वेश्चन का 3, वो दरअसल ट्रू फॉल्स है। वो कह रहा है इंडिया एक्सपीरियंस्ड ट्रेड डेफिसिट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो भाई ये जो इसका आंसर है वो है फॉल्स। ठीक है जी, फॉल्स इसलिए है क्योंकि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब भारत आजाद हुआ या अंग्रेजों के काल के दौरान, ब्रिटिश पीरियड के दौरान, इंडिया को डेफिसिट नहीं, ट्रेड सरप्लस होता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि अंग्रेज उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे, अंग्रेज खुद के फायदे के लिए करते थे। तो ये फॉल्स है, इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि इंडिया को ट्रेड सरप्लस होता था, ट्रेड सरप्लस, ये सरप्लस ट्रेड लिखेंगे, ये होता था। ठीक है, चलिए जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। क्वेश्चन 4 कर रहे हैं हम लोग, मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन 4 है, आंसर 4, वो नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। कह रहा है एनएनपीएफसी कैसे निकालते हैं।
ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ दीज लिखा है इसके अंदर, ऑल ऑफ दीज, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि तीनों ही तरीके से आप एनएनपीएफसी निकाल सकते हैं। एनएनपीएफसी का मतलब होता है नेशनल इनकम। ठीक है, तीनों तरीके सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये भाई इस क्वेश्चन पेपर में सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, एक पॉइंट इसके अंदर आता है, बताते हैं। आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 भाई रीजन अजर्शन का क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक भी टच करता है कि भाई देखो वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन कह रहा है तब भी होता है जब कोई कमोडिटी किसी ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं गुजरती। देखो ये जो वैल्यू एडिड जो हम मेथड करते हैं उसका पार्ट है ना। तो वैल्यू एडिड क्या होती है भाई, जो भी कोई वस्तु होती है वो हर बार किसी प्रोडक्शन स्टेज से गुजरती है, उसकी जो मेटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर चेंज होता जाता है और वैल्यू ऐड होती जाती है और वो एक फाइनल गुड के रूप में बनकर तैयार हो जाती है। ये बात होती है। यहां पे ये कह रहा है कि वैल्यू एडिशन तब भी होती है जब कोई कमोडिटी किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं गुजरती। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, असर्शन बिल्कुल सही है। ऐसा कब होता है, इसका रीजन बताया गया, इट हैपेंस व्हेन अ कमोडिटी इज परचेज फॉर रीसेल। रीजन भी सही है, रीसेल के लिए होती है। देखो भाई सिंपल सी बात है कि अगर एक दुकानदार कोई एक वस्तु खरीद के लेके आया 5,000 रुपए की, और उस दुकानदार ने वही वस्तु कस्टमर को 6,000 रुपए में बेच दी, तो उसने कोई खुद कोई वैल्यू ऐड तो नहीं की, वस्तु में कोई वैल्यू ऐड नहीं की, लेकिन ये वैल्यू एडिशन हुआ है बिना ट्रांसफॉर्मेशन के, क्योंकि उस जो दुकानदार है उसने 1,000 रुपए अपना मार्जिन रखा है। 5,000 की लेके आया, 6,000 की बेची, 1,000 का उसका मार्जिन है। वो वैल्यू एडिशन है, वो वस्तु में नहीं दिखेगा लेकिन वो प्रोसेस में आएगा। ठीक है जी। तो जब रीसेल के लिए कोई चीज खरीदते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन, मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता लेकिन वो वैल्यू एडिशन होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये जो टॉपिक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी कि दोनों बातें सही हैं, तो इसका आंसर होगा ए। असर्शन सही है और उसका रीजन भी सही बताया गया है। ठीक है भाई, चलिए भाई अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहां लिखते हैं आंसर 6, आंसर 6। ये क्वेश्चन दरअसल नेशनल इनकम का है, और आपको यह बताना है कि नेशनल इनकम में फॉलोइंग आइटम आएंगे या नहीं आएंगे। नेशनल इनकम में आएंगे नहीं आएंगे बताना है। दरअसल नेशनल इनकम में नहीं, यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डोमेस्टिक इनकम। बहुत ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। कह रहा है हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग इन कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते वक्त आप इन आइटम्स को कैसे ट्रीट करेंगे, इनको लेंगे या नहीं लेंगे, और नहीं लेंगे तो क्यों, लेंगे तो क्यों, ये बताना पड़ेगा। तो देखो भाई सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नेशनल इनकम एक अलग कॉन्सेप्ट है और डोमेस्टिक इनकम एक अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। यहां डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहा है। तो देखो मैं आपको समझाता हूं कि ये मैंने बनाया प्यारा इंडिया। ठीक है भाई, हंसना नहीं ऐसे आता मेरे को। ये मैंने बनाया इंडिया, ठीक है, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। अब पॉइंट ये है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। अब इसके अंदर चाहे कोई विदेशी भी प्रोडक्शन करे वो भी डोमेस्टिक इनकम में आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन से मतलब है, टेरिटरी से मतलब है। डोमेस्टिक इनकम एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, तो टेरिटरी से मतलब है अगर यहां पे कोई विदेशी व्यक्ति भी प्रोडक्शन कर रहा है तो वो भी डोमेस्टिक इनकम में आएगा। वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा लेकिन डोमेस्टिक इनकम में आएगा। ठीक है भाई, चलिए जी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। प्रोडक्शन कहां हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है। कौन कर रहा है, इससे मतलब ही नहीं है, इंडिया के अंदर हो रहा है ना, यस। तो ये डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगा। तो आंसर होगा यस, इट इज इंक्लूडेड एज प्रोडक्शन इज डन इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं इसको। तो आंसर कैसे लिखेंगे भाई, ए का आंसर लिखेंगे यस, इट इज इंक्लूडेड एज प्रोडक्शन इज डन
डन इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस तरीके से आंसर लिखना है आपको। यस इट इज इंक्लूडेड, ठीक है, ये मैंने आंसर लिख दिया। ओके भाई, बहुत बढ़िया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम ये मिटा देते हैं क्योंकि आगे लिखना पड़ेगा हमें बी और सी, तो ये हमने मिटा दिया। ए पॉइंट ये हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे थे, ठीक है। ओके, तो बी पॉइंट्स का करते हैं। आंसर 6 कर रहे हैं हम लोग, आंसर 6 कह रहा है सैलरीज ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया। अब इसको बहुत ध्यान समझना पड़ेगा। यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आ गया है, वो कॉन्सेप्ट एम्बेसी वाला कॉन्सेप्ट है, और ये बच्चों को बहुत तंग करता है एम्बेसी वाला कॉन्सेप्ट। तो मैं बहुत ध्यान से इसको समझाता हूं। पहले फिर से हमें इंडिया बनाना पड़ेगा, मैंने खामा मिटाया इसको। ये हमने बनाया इंडिया, ठीक है भाई, ये बन गया हमारा इंडिया। ओके, इंडिया में ये है चाइनीज एम्बेसी, चाइनीज एम्बेसी है ये, चाइनीज एम्बेसी, चाइनीज एम्बेसी है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो यार अब क्या बताऊं, समझ नहीं तो यार समझ लो यार, ऐसे समझ लो। ये हमने बनाया इंडिया, तो ऐसे बनता है यार, ये चाइनीज एम्बेसी है, ठीक है जी। समझने वाली बात यह है कि चाइनीज एम्बेसी इंडिया में होते हुए भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, नहीं है। ये तो कैच है सारा कि है इंडिया के अंदर, लेकिन एम्बेसी इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है। कोई भी एम्बेसी चाहे किसी भी देश में हो, वो उसी देश की होती है जिस देश का उसका नाम होता है। तो चाइनीज एम्बेसी चाइना की टेरिटरी के अंदर आएगा, इंडिया की टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। तो चाइना की एम्बेसी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं हो रहा है, ठीक है जी। तो इसका क्या आंसर होगा बताइए। इसका आंसर है सैलरीज ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया फॉल्स। ये नहीं है, क्योंकि उसने जो इनकम जनरेट की है वो इंडिया की टेरिटरी में नहीं की है। तो इसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट इंक्लूडेड एज प्रोडक्शन इज नॉट डन इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है भाई। तो ये मामला है। ओके जी, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। ये काफी डिफिकल्ट दे दिया है स्कूल वालों ने। ये तीसरा जो पॉइंट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझते हैं इसको। तीसरा पॉइंट हम कर रहे हैं, ध्यान रखना डोमेस्टिक टेरिटरी की बात होगी। कह रहा है रिटेन्ड अर्निंग ऑफ फॉरेन कंपनीज फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अभी थोड़ा सा अनक्लियर है मामला। यहां पे लिखा है फॉरेन कंपनी की रिटेन अर्निंग, तो भाई रिटेन अर्निंग प्रॉफिट का पार्ट है, तो रिटेन अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट का एक पार्ट रिटेन अर्निंग होता है, रिटेन अर्निंग होता है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट इनकी रिटेन अर्निंग जो कमाई गई है फॉरेन कंपनी ने की है, ये बात, ये प्रॉफिट फॉरेन कंपनी का है। अब वो फॉरेन कंपनी फ्रॉम इंडिया लिखा है यहां पे, फ्रॉम इंडिया का मतलब क्या है, इंडिया से कमाया है। अच्छा, इंडिया से कमाया है तो इंडिया में रह के कमाया होगा, तो फॉरेन कंपनी इंडिया में काम कर रही है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काम कर रही है। तो अगर वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काम कर रही है तो यस, वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगा। तो लिखेंगे यस, इट इज इंक्लूडेड एज फॉरेन कंपनीज वर्किंग इन इंडिया, यहां पे फ्रॉम इंडिया लिखा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इंडिया में वो कंपनी है, ये अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग इन इंडिया, ओके। फ्रॉम इंडिया मतलब इंडिया से कमाया है,
तो ये काफी थोड़ा अनक्लियर सा मामला हो रहा है, तो हम ये इंडिया की टेरिटरी ही मान के चल रहे हैं इसको। ओके, यस इट इज इंक्लूडेड। ओके, चलिए जी अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो वैल्यू एडिड मेथड से एनवीए एमपी निकलवा रहा है आपसे, है ना, एनवीए एमपी निकलवा, इसको मिटा देते हैं, ये हमने मिटा दिया। ये एनवीए एमपी निकालना है आपको, ठीक है, एनवीए एमपी निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला आप जानते हैं, एनवीए एमपी निकालने के लिए सबसे पहले आपको पहला स्टेप है वीओ निकालना पड़ेगा। तो आंसर कौन सा हो गया, ये आंसर है आपका 7। पहले निकालना पड़ेगा आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट वीओ, जो निकलता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सेल्स कितनी दी हुई है, सेल्स दी हुई है 25, प्लस चेंज स्टॉक कितना दिया हुआ है, नेट चेंज इन स्टॉक लिखा है, नेट चेंज इन स्टॉक -2, तो ये हो जाएगा -2। ये कितना आंसर आएगा, 2 माइनस करेंगे तो 23 आएगा ना, 23। अब निकालेंगे वीआई, वैल्यू ऑफ इनपुट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है रॉ मटेरियल, है ना, देखो नंबर 2 पे दिया हुआ है रॉ मटेरियल 6, रॉ मटेरियल ही हमारा वैल्यू ऑफ इनपुट होता है, तो वो तो 6 गिवन ही है, तो लिख दिए यहां पे 6। अब उसके बाद निकालते हैं हम जीवीए एमपी, जीवीए एमपी वो निकलता है वीओ माइनस वीआई, वीओ माइनस वीआई। तो वीओ है हमारा 23 और रॉ मटेरियल हमारा 6, ये सभी देखा था हमने 6, ठीक है जी। तो बताओ कितना आएगा भाई, 23 में से 3 गया 20 और 3 गया 17, तो 17 और 3 20 और 3 6, 17 18 19 20 21 22 30, ठीक है, कितने बार कंफर्म करें, 17 आएगा ये जीवीएमपी। लेकिन निकालना क्या, देखो यहां पे लिखा था फाइंड आउट एनवीएएमपी, एनवीएएमपी, एनवीएमपी निकालना था, ठीक है। तो यहां देखो निकालेंगे हम एनवीएएमपी निकालने के लिए पहले ये लिखेंगे जीवीएएमपी। अब इस ग्रॉस को नेट बनाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन लिखेंगे, उसके बाद एमपी एमपी तो सेम ही है, बस माइनस डेप्रीशिएशन हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 17 माइनस डेप्रीशिएशन कितना दिया इसके अंदर, ओ वो तो निकालना पड़ेगा, इसके अंदर जो है ना एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, देखो पहला पॉइंट दिया हुआ है फिक्स्ड कैपिटल गुड विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 years। अब ये समझना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन यहां से निकलेगा अलग तरीके से। देखो भाई डेप कैसे निकलता है, सीख लो, ये बहुत नया फॉर्मूला डेप निकालने का। डेप निकालने का एक बिल्कुल अलग तरीका है डेप निकालने का। तो यहां लिखते हैं डेप, डेप यहां नहीं निकालते भाई, डेप थोड़ा साइड में निकालेंगे, दिखेगा नहीं बच्चों को। डेप यहां निकाल लेते हैं, यहां पे ना बॉक्स बना देते हैं, यहां पे डेप निकालते हैं इस बॉक्स में। तो देखो भाई डेप निकालने का फॉर्मूला है लाइफ वैल्यू ऑफ, सॉरी पहले वैल्यू आएगा, वैल्यू ऑफ एसेट्स अपॉन लाइफ ऑफ एसेट्स, लाइफ ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स अपॉन लाइफ ऑफ एसेट्स। वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, वैल्यू है इसकी 15, और जो लाइफ है, लाइफ स्पैन जो है वो है 5 साल का, तो डेप आ जाएगा 3, काटेंगे इसको तो डेप आ जाएगा 3। ये आ गया आपका डेप, इस डेप को यहां माइनस कर देंगे, यहां माइनस कर देंगे 3 को, तो ये आ जाएगा 14। एनवीए एमपी आ गया आपका 14, और क्योंकि सारी वैल्यू लैक्स में दी हुई है, देखो लिखा है ना इन लैक्स, तो यहां आ जाएगा लैख, 14 लैक्स, यहां लगा देंगे रुपीज और इसको डाल देंगे बॉक्स में, ठीक है भाई। तो रेड मार्कर से बॉक्स में डाल देता हूं उसको मैं, ये इसको डाल दिया हमने बॉक्स में, ये हो गया आपका आंसर। बस इसमें इस पूरे क्वेश्चन के अंदर डेप निकालने की एक नई, मतलब एक नया फॉर्मूला था ये वाला, वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये टी लिखा है एसेट्स है, वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 17 हमने कर लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हम करेंगे।
18 भाई डोमेस्टिक इनकम निकलवा रहा है आपसे। पहले इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा ये हमने मिटा दिया। ठीक है भाई, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, बड़ा क्वेश्चन है, डोमेस्टिक इनकम निकलवा रहा है। और कमाल की बात यह है कि आपको यह भी नहीं बताया कि कौन से मेथड से निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, तो आपको पहचानना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा मेथड इसके अंदर अप्लाई होगा। तो अगर इसको हम बहुत ध्यान से देखें तो देखो इसके अंदर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिखा हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है किससे होगा, एक्सपेंडिचर मेथड से होगा। तो डोमेस्टिक इनकम निकालनी है एक्सपेंडिचर मेथड से, तो यहां लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है ये, तो यहां लिखेंगे आंसर 8, यहां लिखेंगे आंसर 8, डोमेस्टिक इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं भाई, वो बोलते हैं एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी इसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। ठीक है, और डोमेस्टिक इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से निकल सकती है, लेकिन पहले जीडीपीएमपी निकलती है। तो पहले जीडीपीएमपी लिखेंगे, यहां लिखेंगे जीडीपीएमपी इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूले में आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि यहां लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पीएफसीई प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जीएफसीई प्लस, देखिए इसके बाद इसके अंदर जो लिखा है क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है 6th पॉइंट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये पॉइंट आता है। अब क्योंकि 6 पॉइंट के अंदर फिक्स वर्ड लिखा है, फिक्स्ड, इसका मतलब इसके साथ चेंज इन स्टॉक भी आएगा, तो यहां लिखेंगे GDFCF, ये लिख देंगे, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है नंबर 7 पे, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चेंज इन स्टॉक प्लस, आगे आता है नेट एक्सपोर्ट, वो होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर नंबर 3 और 4 में, है ना, ये हो जाएगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इंपोर्ट। अब इन सब की वैल्यू को हम यहां पे रख देंगे, सबकी वैल्यू यहां रख देंगे। तो देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 8000, 8000 यहां रख दिया, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 1000, 1000 रख दिया, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नंबर 6 जो है वो 500 दिया हुआ है, 500 लिख दिया, चेंज इन स्टॉक नंबर 7 पे दिया हुआ है 100, तो 100 लिख दिया, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये दिया हुआ है 70 माइनस 120, 70 एक्सपोर्ट माइनस 120 इंपोर्ट। ठीक है भाई, ये सारा सिस्टम आपको इसमें दिया हुआ है। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 और 1 9000, 9500, 600 और 50 माइनस कर दो, 9550 हो गया, ये 9 है ना, यही हो गया ना, 8 और 1 9, 500, 600, 600 में से 50 गया, यहां से 50 आएगा, 50 माइनस में आएगा क्योंकि ये छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू तो माइनस में आएगा, तो माइनस 50 करेंगे 50, तो 9550। अब आगे क्या करेंगे, इसको जीडीपीएमपी निकला है हमारा, इसको हम लिख देते हैं जीडीपीएमपी, बॉक्स में डाल दिया हमने। ठीक है, यहां तक कर दोगे तो कुछ मार्क्स यहां पे भी मिल जाएंगे आपको। अब चलते भी हम आगे, तो आगे हम निकालेंगे हम डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी वो निकालेंगे, जीडीपीएमपी यहां लिखेंगे पहले तो जीडीपीएमपी। अब देखो यहां ग्रॉस लिखा है, यहां नेट लिखा है, तो माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन। ठीक है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम हो गया है, इसका मतलब यहां पे एनएफआईए का कोई काम नहीं है। एमपीएफसी, तो एमपी में से माइनस करेंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो जीडीपीएमपी ये आपका 9550 माइनस डेप, क्वेश्चन में दिया होगा, देखो कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखो नंबर 5 पे दिया हुआ है
कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ये -60 हो गया। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहां पे नहीं दिया हुआ तो वो इनडायरेक्ट टैक्स दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, तो उसको निकालने के लिए आप जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो नंबर 10 नंबर पे जो दिया हुआ है आपको इनडायरेक्ट टैक्स 700 माइनस सब्सिडीज उसी के नीचे दिया हुआ है आपको 50, तो यहां 50 लिख देंगे, ठीक है। तो 9550 माइनस 60 माइनस 650, ठीक है, ये करेंगे तो कितना आएगा बताओ बेटा। अरे लाइव क्लास थोड़ी है ये, चलिए मैं बताता हूं आपको। ये आ गया 9550 माइनस 60 माइनस 650 दैट इज 8840 ठीक है। एक बार रिचेक कर लेते हैं, रिचेक यही आएगा वैसे तो 9550 माइनस 60 माइनस 650 दैट इज 8840। ओके, तो यहां लिखेंगे हम एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी ये डोमेस्टिक इनकम है, और क्योंकि सारी वैल्यूज इसमें करोड़ में दी हुई है, रुपीस करोड़ में, तो यहां लिख देंगे सीआर और यहां पे लगा देंगे रुपीस और इसको डाल देंगे एक बॉक्स में। तो ये हो गया आपका आंसर, इसको बॉक्स में डाल देंगे, ये डाल दिया हमने इसको बॉक्स में 8840। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको मिटा देते हैं। बस ये खत्म होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9, आंसर नंबर 9 पे चलते हैं। आंसर 9, बस 11 क्वेश्चन है इसके अंदर, आंसर 9 पे हम आई गए हैं। आंसर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखा है, इफेक्टेड ओके, अफेक्टेड एक ही बात है, बाय द ब्रिटिश इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, क्वेश्चन मार्क। तो ये कह रहा है आपसे कि भाई टू फोल्ड मोटिव क्या थे ब्रिटिशर्स के, जिसकी वजह से भारत के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भारत के अंदर, ठीक है। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का ये क्वेश्चन बनता है। तो भाई अंग्रेजों ने सिस्टमैटिकली भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बर्बाद किया, आप जानते हैं। भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छा था, बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस भारत का कॉटन फैब्रिक वगैरह था, ये सब आप जानते हैं। हैंडलूम थे भारत के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया, ये भी आप जानते हैं। तो अंग्रेजों ने भारत के इंडस्ट्री को बर्बाद किया और उसके पीछे उनका दो ही मकसद थे। एक तो यह था कि वो भारत से रॉ मटेरियल लेके जाना चाह रहे थे इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में उनकी इंडस्ट्री डेवलप हो गई थी, उनकी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जाते थे सस्ते रेट पर, एट चीप रेट, और इंग्लैंड में अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करके वहां से फिनिश गुड्स बना के इंडिया में लाके बेचना हाई रेट पर, ये उनका मकसद था। टू फोल्ड मोटिव उनके ये थे, ठीक है। और इससे भारत की इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। बहुत बढ़िया, अब चलते हैं हम आंसर नंबर 10 पे। 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी क्वेश्चन दिया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसमें एक टेबल दी हुई है आपको, ठीक है। बच्चे ने यहां पे टेबल भर दिया 400, वो ठीक नहीं है, तो ये टेबल आपको दी हुई है। आंसर नंबर 10 लिखते हैं यहां पे हम लोग, आंसर नंबर 10 लिखते हैं। और आंसर में ये बता रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, देखो नीचे लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। पहला कह रहा है व्हाट इज द बी पॉइंट कह रहा है, अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए भी कह रहा है, ठीक है, ब्लैंक भरने के लिए कह रहा है ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LRR इन द गिवन एग्जांपल, और सी है व्हाट इज वैल्यू ऑफ टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड इन द अबव एग्जांपल। ठीक है जी, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, और इसको करने के लिए हम पहले LRR निकालते हैं। जब हमें LRR पता लग जाएगा तो हम इसको आराम से भर पाएंगे। देखिए LRR क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन इंडिकेशन दिया हुआ है आपको। LRR कैसे निकलेगा, तो यहां लिखेंगे हम LRR इक्वल्स टू, हम अज्यूम करते हैं कि LRR X% है, तो यहां लिखेंगे हम लेट्स अज्यूम LRR इज X%, तो लेट्स अज्यूम LRR इज
x%। ठीक है, और LRR की वैल्यू दी हुई है आपको, देखो दी हुई ना 400 दी हुई है LRR की वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे, LRR लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये क्या होता है, जो डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट उसका ही तो एक परसेंटेज होता है। ये देखो ऐसे करके उसका ही तो परसेंटेज होता है ना। तो LRR आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 400, तो ये 400 हो गया। इनिशियल डिपॉजिट दिया हुआ है आपको 2000, ये 2000 हो गया। x%, ये देखो x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकलेगी, आराम से आपका LRR आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं, यहां 20 बच गया है। 400 इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स, 20 इसके नीचे चला जाएगा, 400 अपॉन 20 इक्वल्स टू एक्स, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 20%, एक्स इक्वल्स टू 20%, एक्स आ गया 20%, कट गया है 4, 2 1 2 2 2 4, 20% आ गया। तो जो आंसर बी है, इसका आंसर हो गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LRR इन द गिवन एग्जांपल, दैट इज 20%। ओके, अब ये कह रहा है आपसे सी, इसका ये बी वाला पार्ट ये था, और सी वाला जो पार्ट है वो हम कहां करें, इसको मिटा दे पहले, चलो इसको लिख लो आप, फिर इसको मिटा देते हैं। ये मिटा दिया हमने इसको, ये हमने इसको 20% आ गया, ठीक है, इसको हमने मिटा दिया। इसका बी पार्ट करते, सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट कह रहा है कि टोटल डिपॉजिट निकालिए इस क्वेश्चन में, टोटल डिपॉजिट। तो आप जानते हैं पहले मनी मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। अच्छा, दरअसल मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बैंकिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन बाय कमर्शियल बैंक या मनी क्रिएशन फंक्शन बाय कमर्शियल बैंक, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर निकालते हैं 1 अपॉन LRR, ऐसे निकालते हैं। तो MM बोलेंगे प्यार से, मनी मल्टीप्लायर MM इक्वल्स टू 1 अपॉन 20%, 20 अपॉन 100, MM इक्वल्स टू 100 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल अल्टीपल्टी मार जाएगा, 100 अपॉन 20, तो यह आ जाएगा 5। MM कितना आ गया आपका 5, MM इज 5। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर MM, है ना। तो टोटल डिपॉजिट को TD लिख रहा हूं, TD इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट राउंड के, देखो लिखा है ना 2000, ये इनिशियल डिपॉजिट है, 2000 इंटू मल्टीप्लायर बाय MM ये रहा 5, 2000 था भाई, ठीक है। TD इक्वल्स टू 2000 इंटू 5, 10,000, ये आपका टोटल डिपॉजिट है। क्योंकि सारी वैल्यू आपको भाई, वैल्यू का यूनिट तो दे नहीं रखी है, बस 10,000 नहीं है फिर तो ये, ठीक है, यूनिट नहीं है किसी भी वैल्यू की, तो 10,000 है, इसको आप बॉक्स में डाल दोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं फर्स्ट वाले पार्ट के ऊपर, ठीक है, ए पार्ट के ऊपर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको मिटा देता हूं बेटा मैं, ठीक है, इसको हमने मिटा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं ए वाले पार्ट के ऊपर। ए वाला पार्ट कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो बहुत ही सिंपल है, यहां 2000 है, TD टोटल डिपॉजिट, सॉरी सिर्फ डिपॉजिट बोलेंगे, टोटल तो नीचे आता है, डिपॉजिट है ना, यहां पे लोन दिया हुआ है, और यहां दिया हुआ है आपको LRR, ठीक है, लोन दे दिया 1600, LRR दे दिया आपको 400, 1600 यहां पे आएगा, ये 1600 आ गया। अब 1600 का ये LRR हमने 20% निकाला था, ठीक है, 1600 का 20% निकालना है आपको, ठीक है। तो 1600 का 20%, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा आपका 32, और 16 दूनी 32 और 0, है ना, 1600 था तो ये 3 नहीं, ये 320 हो जाएगा, ये चला गया आपका LRR चला गया आपका 20%, है ना। चलो करके देख लेते हैं इसको, 1600 का 20% 320 होता है। अब भाई 320 तो ये हो गया,
तो अब माइनस करना पड़ेगा इसको, है ना। 1600 माइनस 320, तो ये आया आपका 1280। ये आपका लोन चला गया, है ना। अब एक लाइन और दी हुई है इसके अंदर, तो 1280 जब लोन गया ये दोबारा आ जाएगा डिपॉजिट, तो ये आ जाएगा 1280। अब क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, उसमें दिया है आपको 1024 ये भी गिवन है और 256 ये भी गिवन है ना। तो 1280 का 20% निकालेंगे, ये आएगा 256। तो एक बार निकाल के देख लेते हैं। 1280 का 20% 256, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, यही आएगा जी। करके देख लें क्या, कोई आवश्यकता नहीं है भाई, फिर भी देख दो। 1280 माइनस 256 इक्वल्स टू 1024, ये आ गया, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका फिल द ब्लैंक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि आंसर 11 करते हैं, लास्ट आंसर है ये। आंसर 11 बिल्कुल लास्ट है। कह रहा है इलुस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल द, इसको पहले मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है भाई एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल की सहायता से प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन आपको समझाना है। तो जो अभी आपने क्वेश्चन किया था ये क्रेडिट क्रिएशन का ही क्वेश्चन था, और एक हाइपोथेटिकल मतलब अपने दिमाग से ही आपको एक एग्जांपल लेना है। तो कोई भी आप इनिशियल डिपॉजिट ले लीजिए, मान लीजिए 1000 आपने इनिशियल डिपॉजिट ले लिया, और LRR ले लीजिए 20%। तो ऐसे ही आपको एक बनाना है, क्या बनाना है, ऐसे ही आपको एक टेबल बनानी है, ऐसे करके यहां लिख देना है LRR, यहां लिख देना है लोन, और यहां लिख देना आपको डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट हमने 1000 अज्यूम किया था, LLR आपका 20% है, तो ऐसे इसका 20% निकाल के, ठीक है, 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 800, ऐसे फिर 800 यहां जाएगा, फिर इसका 20% निकाल के लोन निकाल के, फिर ऐसे ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। ये आपको दिखाना है। और हाँ, इसकी आपको लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी कि सपोज वी अज्यूम दैट, सपोज अज्यूम एक ही बात है, लेट्स टेक द इनिशियल डिपॉजिट इज 1000 एंड लेट्स टेक LRR इज 20%। सो ऐसे मतलब पूरा ऐसे आप समझा देंगे, पूरा लिख देंगे और ये टेबल बना देंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने ये पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, एक नया एक्सपेरिमेंट था पीरियोडिक टेस्ट को कराने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक कर दीजिए भाई। कुछ पूछना है अगर आपको, मैं कुछ जल्दबाजी कर दी है तो मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दूंगा या एक और इसकी वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके दोस्त के काम आ सकती है तो जरूर उसको शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।